तो मैंने कहा कि ये बेसिकली ना दो टाइप के होते हैं। एक होता है पाथ फंक्शन, बिल्कुल अभी एग्जांपल के साथ समझाऊंगा तो आपको फील भी आ जाएगा। एक का नाम होता है पाथ फंक्शन, दूसरे का नाम होता है स्टेट फंक्शन। कहोगे कि सर पाथ फंक्शन क्या होता है, स्टेट फंक्शन क्या कहते हैं? इसको वेरिएबल फंक्शन भी कहा जाता है या सिस्टम भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है? जो पाथ पे डिपेंड करेगा, ऐसे फंक्शन या ऐसे स्टेट जो पाथ पे डिपेंड करता है उसको पाथ कहेंगे, और जो स्टेट पे डिपेंड करता है उसको हम लोग क्या देंगे? स्टेट फंक्शन कह देंगे। जैसे हम एग्जांपल के साथ समझाते हैं, पहले याद रखिए, स्टेट वेरिएबल जो होते हैं वो दो टाइप के होंगे। एक होगा स्टेट फंक्शन, दूसरा होगा पाथ फंक्शन। अब कहोगे कि सर क्या होता है स्टेट फंक्शन? द स्टेट ऑफ सिस्टम इज डिफाइंड मेजरली प्रॉपर्टी लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, etc. इफ एनी प्रॉपर्टी चेंज, स्टेट ऑफ सिस्टम सेड टू बी चेंज। अगर उनकी हम लोग चेंज करते हैं तो उसको हम लोग क्या कह देंगे? जैसे कि आपने प्रेशर चेंज किया, टेम्परेचर चेंज किया, इसके चेंज करने के कारण जो है आपका क्या हो जाता है? उसका स्टेट जो है चेंज हो जाता है। तो हम वही कहते हैं, इफ एनी प्रॉपर्टी चेंज, स्टेट ऑफ सिस्टम सेड टू बी चेंज। ओके, अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले मैं आपको एक एक करके एग्जाम्पल के साथ समझा, तो फिर डेफिनेशन को हम समझाएंगे। ध्यान से सुनना कि स्टेट फंक्शन क्या होता है। स्टेट फंक्शन का मतलब होता है जो इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। कहोगे सर ये मुझे एक रियल लाइफ के एग्जांपल के साथ समझाइए। मैं आपको रियल लाइफ के एग्जांपल समझ, जो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, उसका कोई मतलब नहीं है कि कैसे जा रहा है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूं। अब ये पहाड़ है, ये मान लीजिए हिमाचल का कोई पहाड़ है अपने अपने घर के आसपास का। यहाँ पे एक मंदिर है, घर भी एक मंदिर है, लेकिन हमने यहाँ पे समझाने के लिए एक मंदिर बना दिया। ओके, ठीक है। अब मान लो, ऐसा नहीं सोचना कि बीच में खाली है, ये पूरा पहाड़ होता है, सॉलिड का बना होता है। तरीके हमारे पास दो तरीके हैं। एक ऐसा घूम के जाएंगे, और एक तरीका है एकदम बिल्कुल लिफ्ट से जाएंगे, एकदम बिल्कुल लिफ्ट से। एक तरीका है यहाँ पे सीढ़ी बना हुआ है और इस तरीके से जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसको कोई मतलब नहीं है मंदिर में पूजा करना है तो वो ऐसे घूम के जाए या ऐसे जाए, अल्टीमेटली उसको क्या करना है? मंदिर में पूजा करना है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, और ये किस पे डिपेंड कर रहा है? फाइनल पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, बाकी किसी भी पॉइंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसीलिए इस टाइप के प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कह देंगे? स्टेट फंक्शन कह देंगे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आपको एक और एग्जांपल के साथ समझाता हूं। यहां लेफ्ट बना देता हूं। मान लीजिए आप सभी लोग जो है, ये बिल्कुल एकदम स्ट्रेट है, लिफ्ट है, यहाँ पे थोड़ा बहुत इधर उधर घुमा होगा तो आप समझिएगा। सेकेंड एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि आप लोग क्या कर रहे हैं? नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, किसी को कोई मतलब नहीं है कि आपने कैसे पास किया। अगर आपने नीट में पास कर गए तो कहा जाएगा कि आप अच्छे स्टूडेंट हैं। कोई नहीं पूछेगा कि भाई तुमने ये बुक पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। तुम उस समय कह दोगे कि मैंने तो ये पढ़ा था, दुनिया मान जाएगी कि सच में इसने यही पढ़ा होगा तो इसलिए पास किया। बशर्ते आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा ये आप ही जानते हो, अगर ऊपर वाला ही जानता होगा। लेकिन एक दिन आप नीट के डॉक्टर बन गए, यानी कि नीट के एग्जाम में पास कर गए, और वहां जाके आपने कहा कि अपने गांव वाले को मैंने जो है ना ये बुक पढ़ा था। सपोज करो कोई बुक भी ना हो तो उसमें आप कह दीजिए कि मैंने जो है ये वाला जो है बुक पढ़ा था। अब मान लेते हैं आपने, जैसे कहते हैं ना कि जो टॉपर होता है, देखिए वो कहेगा कि हम एटम बम से पढ़ के गए थे, लोग जो है एटम बम खरीदना शुरू कर देता है। मैं एग्जाम्पल के रूप में समझा रहा हूं। उसी तरीके से ये सारी फंक्शन जो होती हैं वो कैसी होती है? स्टेट फंक्शन होती है, सॉरी, स्टेट फंक्शन होती है।
जो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती हैं, इस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या कह देते हैं, स्टेट फंक्शन कह देते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि अगर जैसे मैं एक और एग्जांपल के साथ समझाऊं, मुझे बताइए क्या ये दोनों स्टेट फंक्शन है या नहीं है। ये यहां से मुझे यहां जाना था, ए से मुझे बी जाना था, और दूसरे को भी ए से जो है यहीं पे जाना था, ए से बी। अब मुझे बताइए क्या ये स्टेट फंक्शन है। No. ये अभी भी स्टेट फंक्शन है, क्योंकि जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे जाके क्या करे डिपेंड करता है। तरीका अलग अलग हो सकता है, हो सकता था कि कोई बीच में शॉर्टकट मार दे। हमने क्या कहा कि जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा उसको हम लोग क्या कह देंगे, स्टेट फंक्शन कह देंगे। ठीक है। सेकेंड होता है पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन वो होता है जो मैटर करता है कि आप किस पाथ पे चल रहे हैं। आपको जैसे मैं कहूं, आप लोगों को सपोज कीजिए कि आपको टीचर बनना है, तब आपके पास शॉर्टकट का कोई रास्ता नहीं होगा। अब कोई कहेगा कि सर मैं तो 4 वर्ड पढ़ के जाऊंगा, क्लास में मस्त पढ़ाऊंगा, और अगर जब 5वां वर्ड बच्चे ने पूछ लिया तब क्या करोगे। ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, एकदम बिल्कुल नॉलेज ले लेके जो है जाना पड़ेगा। वो फंक्शन क्या हो जाता है, पाथ फंक्शन हो जाता है। पाथ फंक्शन बेसिकली जो आपको याद रखना है, हीट एंड वर्क होता है। इसको याद रखना, बहुत बार पूछा गया है। आप इसको ऐसे याद नहीं रख सकते हो। अगर आपको किसी पाथ को फॉलो करना है तो होमवर्क करना पड़ेगा, HW होमवर्क जो है करना पड़ेगा। अगर आप रेगुलरली केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप बिल्कुल डेफिनेटली जो है आपका पाथ जो है नीट की ओर जा रहा है। तो इसे याद रख सकते हैं, होमवर्क जो है वो क्या हो जाएगा, पाथ फंक्शन हो जाएगा। स्टेट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करते हैं, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, स्टेट फंक्शन कह देते हैं। स्टेट फंक्शन को जनरली हम लोग कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं। जितने भी होंगे वर्ड, उन सभी को हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल से डिपेंड करेंगे। तो ये कहता है दोज स्टेट वेरिएबल डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। उस टाइप के सिस्टम को हम लोग क्या कह देंगे, स्टेट फंक्शन कह देंगे। बट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ मैकेनिज्म, कि कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है। जैसे मैंने कहा आपको डॉक्टर बनना है, आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि आपने बायोलॉजी पढ़ा था कि केमिस्ट्री पढ़ा था या कैसे बन गए। बस आपको ये देखा जाएगा कि हाँ डॉक्टर बन गया है, इसने जो है तीनों सब्जेक्ट पढ़ा होगा, ब्रिलियंट होगा, ट्रिलियंट होगा, क्वारलियंट होगा, होगा कुछ ना कुछ, तभी जाके नीट जो है वो क्या किया है, पास किया है। जनरली यही कहेंगे। लेकिन मान लो कि खूब पढ़े और अगर जो नहीं होता है तो कोई कहेगा क्या, आप कहोगे कि मैंने ना 16-16 घंटे पढ़े होंगे, तो कहा होगा कि 16 घंटे नहीं पढ़ा होगा, जो है 16 घंटे सोया होगा, 8 घंटे पढ़ा होगा। ऐसा भी कमेंट करेंगे बहुत सारे लोग। तो इसीलिए आपका रिजल्ट डिसाइड करेगा कि आप जो है कैसा फंक्शन है नीट के लिए। तो आपका स्टेट फंक्शन है। और वैसे भी आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, हमें स्टेट कॉलेज में जाना है, एम्स जो है बिलासपुर में जाना है, स्टेट है, तो आप याद रखना कि हमारा एम क्या होना चाहिए कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट में हमें अभी कहाँ है और जाना कहाँ है। इसके माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, कोई अवंती से पढ़ के हो सकता है, कोई सेल्फ पढ़ के हो सकता है, कोई स्कूल के द्वारा पढ़ाने से हो सकता है, या कोई किसी और माध्यम से जो है पढ़ के हो सकता है। लेकिन सबका स्टेट यानी कि जो फाइनल पॉइंट है वो सबका सेम ही होगा, कहाँ जाना है, नीट। अगर आप 12th में होते तो मैं कहता कि सबका एम क्या होगा कि मुझे 90 प्लस मार्क्स चाहिए, या कोई कोई कहेगा कि सर मेरे 90 प्लस नहीं, मुझे 100 प्लस चाहिए। तो सबका क्या होता है, यानी कि जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, स्टेट फंक्शन कह देते हैं। इसको जो लिखा जाता है वो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं दो फंक्शन विच आर डिपेंड ओनली इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इट इज नोन एज द स्टेट फंक्शन। यहाँ पे लिख भी देता हूं सिंपल लैंग्वेज में, दोज फंक्शन which are
डिपेंड हिमाचल में नहीं है शायद, those functions which are depend only initial and final state, बीच में इसको कोई मतलब नहीं है। जैसे मैं फिर से वापस चलता हूं, कोई कहेगा कि सर मेरे को मंदिर जाना है, बीच में वो आधा घंटा बैठ के जा रहा है, या फिर वो एकदम सो के जा रहा है, या नाचते हुए जा रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। वो अगर यहां से यहां जा रहा है तो हम उसको क्या कह देंगे, यानी कि जो इनिशियल पॉइंट पाथ यानी कि जो है फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, उसको हम लोग स्टेट फंक्शन कह देते हैं। और जो नहीं डिपेंड करता है, जो आपके पाथ पे डिपेंड करता है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, पाथ फंक्शन कह देते हैं। जैसे आपको इस दोनों को याद भी रखना है कि पाथ फंक्शन हमें अगर किसी भी पाथ पे चलना है तो घर में होमवर्क जो है करना पड़ेगा HW के रूप में, तो आप यहां से कह सकते हैं। पाथ फंक्शन को हम लोग जो है रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर से। तो ये कहता है प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम विच डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। वो जो है क्या होता है, वो उसके मैकेनिज्म पे भी डिपेंड करेगा। जबकि स्टेट फंक्शन में मैंने कहा कि आप सोते जाओ, एकदम जो है नाचते जाओ, गाते जाओ, जैसी आपकी इच्छा, आपको सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करते हैं, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, यानी कि स्टेट फंक्शन। और जो पाथ पे डिपेंड करता है, अगर मान लो कि आप लोगों को डॉक्टर बनना है, तब वो पाथ फंक्शन हो जाएगा। कोई ये नहीं कहना कि सर अगर मान लो सपोज करो कि कोई जो है डॉक्टर बन गया, जैसे एक एग्जांपल के रूप में ले लेता हूँ कि जो है कोई डेंटल का डॉक्टर बन गया, या MBBS का नहीं लिया क्योंकि उसमें जो है एग्जाम्पल सेट नहीं हो पाता, मैंने इसलिए लिया डेंटल का। अब जो है वो क्या किया, 4 साल मस्त, 4 साल नहीं 5.5 साल मस्त एकदम जो है खाया पिया घूमा फिर और जस्ट तक पास कर गया। अब जब उसके सामने पेशेंट आया, दर्द से करहा रहा है, अब उसको तो पता ही नहीं है उसने क्या किया है, एकदम ऐस मौज मस्ती। अब वो सुई लेगा और ऐसे दांत में ठोक देगा, तो दांत से भी पार हो सकता है। तो इसीलिए ये जो प्रोसेस होता है वो लर्निंग प्रोसेस होता है। आपको हर एक चीज जानना होगा, आपको हर एक चीज जो है पाथ पे डिपेंड करता है। नहीं तो डिग्री तो आप लोग भी, कई लोग जो है खरीद के ले सकता है, जो है आजकल तो एडिटिंग का जमाना आ गया है। तो किसी का डिग्री लिया, मस्त उसको एडिटिंग कर दिए। जैसे मान लो कि एक मेरा दोस्त है रोहित कुमार, अब रोहित कुमार जो है MBBS है, मैंने कहा कि रोहित तुम्हारा डिग्री दे देना यार, मैंने रोहित से डिग्री लिया और उस पर जो है मैंने नाम लिख दिया सत्येंद्र कुमार। आता जाता कुछ नहीं, झोला छाप के भी बराबर नहीं, और अब मेरे पास आ गया, मैं जो है बैठ गया क्लिनिक खोल के। आया पेशेंट, अब मुझसे जो है पूछ रहा है कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम हो गई, अब मैं क्या करूंगा। रोहित को फोन तो करूंगा नहीं, क्योंकि कहेगा तो मेरा डिग्री जो है यूज कर रहा है। तो इसीलिए ये जो फंक्शन हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, आपके पाथ फंक्शन हो जाते हैं। ये लर्निंग का प्रोसेस है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं, पाथ फंक्शन कह देते हैं। मेरे ख्याल से ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि जो कौन कौन से पाथ फंक्शन होते हैं, हीट एंड जो वर्क होता है वो पाथ फंक्शन हो जाता है। आप काम कैसे कर रहे हैं इस पे डिपेंड करता है। कोई कहेगा कि सर कैसे, मैं वापस से आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे क्या करा कि काम करना शुरू कर दिया। मान लो कि मुझे A से अब B जाना है। अब इसके तरीके मान लेता हूं कि अलग अलग है, लेकिन एक तरीका ऐसा है और एक तरीका मैं जो है अपने जो है दोस्त के घर चले गया, फिर मामा के घर चले गया, फिर जो है चाचा के घर चले गया और यहाँ पे वापस आया। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका था कि मैं यहां से निकला और कॉलेज से और सीधा जो यहाँ चले गया। और एक तरीका बिल्कुल कहीं रुके जो है, यानी कि यहाँ से यहाँ चले गया। तो देखिए तीनों में एनर्जी अलग अलग खर्च हो रही है। अगर जो ध्यान से देखते, तीनों में एनर्जी क्या हो रही है, अलग अलग खर्च हो रही है। इसीलिए यहाँ पे आपने जितना ज्यादा चलोगे उतना ज्यादा वर्क करोगे। तो इसीलिए जो है ये कैसे हो जाते हैं, पाथ फंक्शन हो जाते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा। आप लोग भी कभी भी स्कूल जाने के बहाने पार्क मत चले जाइएगा। कई लोग चले जाते हैं ना, आप लोग में से बहुत सारे होंगे। नो सर। ओके, नहीं जिस दिन बस छूट गई सर हम तो चले गए, मम्मी नहीं तो डांटेगी, पापा मारेंगे, अब सर भी जो है डांटेंगे, तो इससे अच्छा क्या करते हैं सर, आराम से जो है पार्क में बैठ के जो है घूम फिर के चले जाते हैं वापस 4 बजे। ओके,
ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टीज। एक का नाम है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, दूसरा है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये वाला आपको याद रखना है। ये इसमें जो है वीवीआई है। वीवीआई का मतलब होता है, क्या होता है? वेरी वेरी हाँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे इंटेंसिव प्रॉपर्टी किसे कहेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसे कहेंगे? इंटेंसिव प्रॉपर्टी उसे कहेंगे जो अमाउंट ऑफ सैंपल पे डिपेंड नहीं करेगा, या उसकी कितनी भी उसका साइज बढ़ा दो वो उस पे डिपेंड नहीं करेगा। उस प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कहते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कह देते हैं। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? वो प्रॉपर्टीज होते हैं जिसमें अमाउंट ऑफ सैंपल बढ़ा दें तो उसकी जो है क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। कहोगे सर एक एग्जांपल देके समझाइए। मान लीजिए मैंने क्या किया, एक वायर ले लिया कॉपर का, ठीक है। अब मैंने क्या करा ना, बहुत सारा कॉपर का वायर ले लिया। मुझे बताइए इसकी डेंसिटी चेंज होगी क्या कॉपर वायर की? नहीं होगी। जो उसके अंदर मटेरियल है वही तो रहेगा, पर एटम जितना जो है वॉल्यूम में रह रहा होगा वही तो उसका डेंसिटी हो जाएगा। आप यस सर। चाहे एक के एक बंडल की जगह 10 बंडल ले लें, क्या कॉपर के वायर की डेंसिटी चेंज होगी क्या? नो सर। अगर चेंज नहीं होगा तो वो कैसा है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। यानी कि दोज प्रॉपर्टीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड अमाउंट ऑफ सैंपल या साइज ऑफ सैंपल। कहोगे सर इसको याद रखने का क्या तरीका है? तो मैं आपको यहां से बताता हूं, इसी के वर्ड से हम लोग लेते हैं। इसका मतलब है, देखिए जैसे आई से क्या होता है, इंडिपेंडेंट, आपको याद रखना है। आई से क्या याद रखना है? इंडिपेंडेंट। हाँ, जो इंडिपेंडेंट हो मास एंड अमाउंट ऑफ या सैंपल पे, साइज ऑफ सैंपल पे। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कह देंगे। एक और एग्जांपल देखिए। मान लीजिए ये आप लोगों का रूम है, ये क्या है, अब कोई नहीं कहेगा, मान लीजिए मेरा रूम है, कोई नहीं कहेगा कि सर इतना खराब रूम बनाते हो। ओके, अब मैंने क्या करा, इसको ना दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसका टेम्परेचर मैंने मान लिया कि सपोज कीजिए अभी 26 डिग्री सेल्सियस है, बिना जब मैंने जो है यहाँ पे इसको नहीं रखा था। ठीक है, इसका कितना था, 26 डिग्री सेल्सियस था। इस रूम का, आपके रूम का जो टेम्परेचर है, अब हो सकता है किसी का जो है 20-22 डिग्री के आसपास हो, लेकिन हमने अपने रूम का टेम्परेचर कितना रखा, 26 डिग्री सेल्सियस रखा। अब मैंने क्या करा, इसको डिवाइड कर दिया दो पार्ट में। मान लीजिए लड़ाई हो गया तो हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब मुझे बताइए क्या इधर का टेम्परेचर क्या 13 डिग्री हो जाएगा? बोलिए। यस सर। अगर जो आपके रूम में अगर जो ऐसा होता, तो अगर जो हम लोग इतने सारे रूम बना रहे हो हैं तो सबके रूम का अलग अलग टेम्परेचर होता है, क्या होता है क्या? यस। अगर जो आपने, नहीं होता है ना। अगर जो हम बात कर रहे हैं कि अगर जो आपने किसी रूम में पर्दा लगा दोगे तो क्या वो उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा क्या? नो सर। नहीं होगा। तो अगर आपने यहाँ पे भी, तो ये कैसा प्रॉपर्टीज हो गया? अगर जो मैंने क्या करा कि रूम में, मान लो कि सपोज कीजिए कि मैंने जो है ना बीच में दीवार दे दिया, तो अभी भी इस रूम में भी अगर जो 26 डिग्री सेल्सियस है तो उसमें भी 26 डिग्री सेल्सियस होगा। वो अलग कह सकते हो कि अगर जो उसमें धूप नहीं लग रहा होगा तो एक आध डिग्री कम होगा, इससे ज्यादा क्या अंतर होगा? तो इसी कारण से अभी भी टेम्परेचर इसका 26 डिग्री सेल्सियस होगा, इसका 26 डिग्री सेल्सियस होगा। आप इसको एक और बार इसको जो है कर दीजिए, आपकी इच्छा हो इतनी बार जो है तोड़िए कि बस इसमें जो है आपको क्या मिलेगा, हर एक पॉइंट में जो है कितना डिग्री मिलेगा, 26 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर अगर जो हम टेम्परेचर को कितना भी डिवाइड कर दें तो वो जो है इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक और एग्जांपल देख लीजिए। अगर मैंने क्या करा, प्रेशर ले लिया, ये भी रूम है,
या कोई आप लोग जो है बीकर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, मैं समझाने के लिए ऐसा बोलता हूँ। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, रूम ले लिया और मैंने माना कि इसका प्रेशर 1 atm था और मैंने रूम को जो है तोड़ दिया, तोड़ के मतलब जो है दीवार बना दिया बीचों बीच। अब मुझे बताइए इसका प्रेशर कितना होगा? 180 1 atm होगा। वेरी गुड। इसका भी प्रेशर कितना होगा? 180 1 atm होगा। इसका मतलब है कि जो प्रॉपर्टी अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रही है, यहाँ पे कितनों आपने क्या करा कि कोई गैस यहाँ पे जो है आपने जो है चेंज कर दिया। अगर ये यहाँ पे सपोज कीजिए कि मेरे पास शुरू में जो है 20,000 मॉलिक्यूल्स थे, मैं समझाने के लिए, अब 10,000 हो गए तो, लेकिन अभी भी जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, सेम होगा। तो इस टाइप के प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कह देते हैं, आपका इंटेंसिव, यानी कि आई से क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड साइज ऑफ सैंपल। ये साइज ऑफ सैंपल पे डिपेंड नहीं करता। इस टाइप के प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कह देते हैं, आपका जो है इंटेंसिव। अब हम बात करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टीज, जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो अमाउंट पे या इसके सैंपल पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, तो उस टाइप के प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कह देते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कह देते हैं। कोई कहता है द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ मैटर साइज एंड मास, यानी कि उसका कितना साइज ले लीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कह देते हैं। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होते हैं जो साइज एंड मास पे डिपेंड करता है। कोई कोई कहेगा सर एक एग्जांपल के साथ समझाइए, तो एक एग्जांपल सुनिए। मान लीजिए यहां पे मैंने क्या करा, इस बार जो है ना एनर्जी ले लिया, ठीक है, मैंने यहां पे क्या ले लिया, एनर्जी ले लिया। अब एनर्जी को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, अब एनर्जी का आधा आधा हो जाएगा, तो इस टाइप के प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कह देते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कह देते हैं। ठीक है, ओके, इसे एक एग्जांपल के साथ देखें। हाँ जी, सर जैसे एक कमरे में सर 6 लोग हैं, तो सर अगर उसमें कमरे को सर डिवाइड कर देंगे तो सर एक कमरे में 3 लोग होंगे, सर दूसरे में भी 3 होंगे, तो हाँ। सर वो भी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होगी। वहां पे हम आदमी को डिवाइड नहीं कर सकते ना, अब या तो सर एक साइड जाना पड़ेगा। हाँ जी। यस सर। अब या तो कोई कहेगा कि नहीं सर मैं तो इसी वाले रूम में रहूंगा, तो क्या कीजिएगा, ये एक तरह से रिलीवेंट लॉजिक नहीं है या रिलीवेंट आपका एग्जांपल नहीं है। ओके, ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं मास का, मास से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। यहां पे देखिए मैंने क्या करा, 1 kg का मिठाई लेके आया, कोई नहीं मांगेगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे फेवरेट उधर का कौन सा मिठाई है, ओके, कोई नहीं बता रहा है। मैंने यहाँ पे हाँ क्या बोले, सर सारी मिठाई ओके वेरी गुड, हम लोग यहाँ पे जो है रसगुल्ला ले लिए हैं। ओके, अब हम अगर इसको डब्बे को बीच से काटेंगे, हाँ काजू कतली बहुत महंगा हो जाएगा, क्लास के बजट से बाहर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या करा कि यहाँ पे जो है आपके लिए जो है रसगुल्ला रखा। अब जैसे ही रखा, अगर आपने डब्बे को बीच में से काट दिया तो आधा मास इधर हो जाएगा, आधा मास इधर हो जाएगा। लेकिन टेम्परेचर में अगर जब मैंने इसका मास m लिया था तो इसका मास कितना हो जाएगा, m/2। तो ये क्या कर रहा है, अमाउंट ऑफ मास पे डिपेंड कर रहा है। इस टाइप के प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कह देते हैं, आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कह देते हैं। फिर एक बात याद रखिएगा, जितने भी एनर्जी टर्म है, जितने भी एनर्जी टर्म हैं, वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, आपके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएंगे। ई से एनर्जी और ई से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, आई से इंडिपेंडेंट, यानी कि वो सारे प्रॉपर्टीज जिसमें क्या हो जाएंगे, आपका जो है आई लग जाएगा, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड जो है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके, अब ये बातें आप लोगों को मेरे ख्याल से थोड़ी थोड़ी जो है समझ में आ गई होगी कि मैंने कहा जितने, बस यहाँ पे याद ध्यान रखना कि गिब्स एनर्जी पर मोल में आपको एनर्जी तो दिखता है, लेकिन ये जो होता है वो कैसा हो जाता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हो जाता है। बाकी सारे जितने भी एनर्जी वाले टर्म होंगे वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, आपके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हो जाएंगे।
ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। किन्हीं को कोई डाउट हो तो मुझे बता सकते हैं। नो सर। ओके, सर चलिए अब हम इसको ना याद करते हैं एक ट्रिक के माध्यम से। मैं सारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को ऐसे समझाता हूं। प्लीज सी माई, ये सारे कौन से प्रॉपर्टीज हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? जो आपका इंडिपेंडेंट हो मास एंड साइज ऑफ सैंपल का, उसको हम लोग क्या कर देते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कह देते हैं। क्या कहता है? प्लीज सी माई फ्री वेस्ट केमिस्ट्री ट्रिक। आपको क्या करना है? प्लीज सी माई फ्री वेस्ट केमिस्ट्री ट्रिक वीडियो रेगुलरली एवरी डे। तो पी से क्या हो जाएगा? प्रेशर। आप दो रूम को डिवाइड कर दीजिए तो वहां पे भी क्या हो जाएगा? ये जो है आपका प्रेशर हो जाएगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एम से मेल्टिंग पॉइंट एंड मोलालिटी, एफ से फ्रीजिंग पॉइंट, बी से बॉइलिंग पॉइंट एंड सी से कंसंट्रेशन एंड केमिकल पोटेंशियल, टी से टेम्परेचर, वी से क्या हो जाएगा? विस्कोसिटी एंड वेपर प्रेशर, आर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ई से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड डी से क्या हो जाएगा? डेंसिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज है। आप इनको नेक्स्ट क्लास में जब आइएगा तो इसको जरूर इसको याद करके आइएगा। मैं बता रहा हूं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस यूनिट से इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पूछना। बहुत ही मतलब जो है धड़ल्ले से ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें कौन सा जो है स्पेसिफिक जो है इंटेंसिव होगा और कौन जो है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सर आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है। सर आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है। मेरे आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। स्क्रीन यस सर। सर अटक के आ रही है। ओके, सॉरी, पता नहीं नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया क्या, एक दो मोबाइल को बंद करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, अभी जा रही है? यस सर। यस ओके सर। ठीक है। प्लीज सी माई फ्री बेस्ट केमिस्ट्री ट्रिक वीडियो रेगुलरली एवरी डे। तो मैंने कहा कि ये वाला जो पॉइंट होता है आपको रेगुलरली क्या करना होगा? देखना होगा। ठीक है, अगर जो मेरी वॉइस क्लियर नहीं जा रही होगी तो एक बार जरूर बताना। ओके, अब हमें क्या करें कि यहां से हमने क्या करा कि इस टाइप से जो है हमने जो है ये सारी बातें जो है क्या कर ली, जो है कौन इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, कौन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, इसके बारे में हम लोगों ने क्या कर लिया, यानी कि जो है याद रख लिया। यहाँ पे कुछ स्पेशल पॉइंट है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के रूप में समझाता हूं कि मेरे पास मैंने क्या करा कि वॉल्यूम बाय मास, तो अगर मैंने क्या करा कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो निकाला तो ये क्या हो जाएगा? आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हो जाएगा। अगर आपको कहीं भी दिख जाए तो याद रखिएगा कि अगर दो एक्सटेंसिव का रेशियो अगर आप निकालते हैं तो वो जो प्रॉपर्टीज हो जाती है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हो जाती है। तो यहाँ पे वही कहता भी है कि द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इंडिकेट द इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एग्जांपल डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। मैंने बताया कि यहाँ पे क्या होता है, ये मास और वॉल्यूम जो होता है वो कैसा है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। बट लेकिन ये क्या हो जाता है कि अगर जब दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को आपने निकाला तो वो कैसा हो जाएगा? आपका जो है सिंपली जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। ओके, सेकंड क्या कहता है? एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कैन कन्वर्टेड इनटू इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को आपको इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करना है, इट इज डिफाइंड यूनिट अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। अगर आपने क्या करा, एक यूनिट के लिए जो है निकालोगे तो वो कैसा हो जाएगा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो है वो कैसा हो जाएगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। सेकंड, ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस आर नॉन एडिटिव। जो मास और उस पर डिपेंड नहीं करता है। अब जैसे मैंने क्या कहा कि इस रूम को मैंने जो है डिवाइड कर दिया, अगर जैसे ही डिवाइड कर दिया
इसका टेम्परेचर T1 और इसका सपोज यहाँ पे आपने क्या कर दिया कि सपोज कीजिए कि यहाँ पे इसका टेम्परेचर मैंने मान लिया कि रूम टेम्परेचर था 26 डिग्री। अब ऐसा मत कीजिएगा कि इसका भी 26 हो जाएगा तो इसका 26 और रूम का अगर मैं पूरा का पूछूं तो आप 52 डिग्री सेल्सियस कह दीजिएगा। हमेशा याद रखिएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होते हैं नॉन एडिटिव होते हैं, इसको आप ऐड नहीं कर सकते, जबकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। जैसे देखिए मास आपका जो है कैसा है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो इसको आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन आपके पास डेंसिटी और बॉइलिंग पॉइंट, अगर जो मान लो कि दो कंटेनर में आप जो है क्या कर रहे हो, बॉयल कर रहे हो, तो दोनों को अगर जो ऐड कर दोगे तो 200 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो आपका क्या हो जाता है, यानी कि जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो एडिटिव होते हैं, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो कैसे हो जाते, सॉरी, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन एडिटिव होते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, आपके एडिटिव हो जाते हैं। इस बात को याद रखिएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एडिटिव होते हैं, और ये कैसे हो जाते हैं, नॉन एडिटिव होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जो है पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, तो इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, बात कर लेते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, when a system change from one state to another state, the operation is called thermodynamic process। जिसमें एक सिस्टम जो है अनदर सिस्टम में चेंज हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कह देते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में भी इनफॉर्म एक्सपेंशन और कंप्रेशन। यानी कि अगर जैसे मान लो कि मैं एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूँ, ये पिस्टन है, ठीक है। अब ये आप लोगों ने देखा है पिस्टन कहीं पे इस टाइप का, जरूर देखा होगा, ये इस टाइप का। अगर आपने इसको प्रेस किया तो नीचे आ जाएगा। अगर जो नहीं देखा तो आप लोगों ने सिरिंज देखा होगा। ओके, पुनीत, आप अगर आपने इंटेंसिव प्रॉपर्टीज याद रख लिया तो बाकी रेस्ट ऑफ द क्या हो जाते हैं। आपको मैंने बताया कि जनरली एनर्जी वाले जितने भी टर्म होते हैं वो आपके सभी के सभी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हो जाते हैं। ठीक है, ओके सर। हाँ, अब यहाँ पे हमने क्या करा कि यहाँ पे जैसे ही इसको प्रेस करेंगे तो इसका कंप्रेशन होगा। अगर जो इसको नीचे गर्म करेंगे तो वॉल्यूम एक्सपेंड होगा तो इसका क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा। तो जनरली थर्मोडायनेमिक्स में दो ही प्रोसेस होते हैं, या तो एक्सपेंशन होगा या फिर कंप्रेशन होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे क्या करा कि इसको इस प्रकार से कंप्रेस करा दिया। ठीक है, अब जैसे आप लोगों ने सुई दीजिएगा तो वहां पे कौन सा प्रोसेस होगा, कंप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करा कि पिस्टन को दबा दिया, तो दबा देने से क्या हो गया, कंप्रेशन हो गया। लेकिन अगर मैं कहूं कि ऐसा ही आपने क्या करा, यहां से इतना होना चाहिए था और ये यहां तक आ गया, पूरा जो है आपने दवाई भर लिया। गुस्सा उतारेंगे कि सर आपने जो है इतना पढ़ा दिया है, अब हम जो है आपको जो है, जैसे मान लो कि कभी मैं किसी के पास गया दवाई लेने के लिए, क्या कहेगा कि सर हमने जो है बहुत पकाते थे, रुको। उनको अगर जो 100 ml की जरूरत है तो उनको 400 ml ठोक दो। ठीक है, जाएंगे कहाँ, आएंगे तो हमारे पास ही। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या कहा कि थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस होते हैं, या तो उसके अंदर एक्सपेंशन होगा या तो उसके अंदर क्या होगा, कंप्रेशन होगा। अगर उसके अंदर कंप्रेशन हो रहा है तो यानी कि उसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा, एक्सपेंशन हो रहा है तो उसके अंदर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। बेसिकली आपको 4 टाइप के पढ़ना है। यहाँ पे 5वां साइक्लिक प्रोसेस होता है, मैं इसको भी समझाऊंगा। क्या होता है आइसोथर्मल प्रोसेस, क्या होता है आइसोबारिक प्रोसेस, क्या होता है आइसोकोरिक प्रोसेस, क्या होता है एडियाबैटिक प्रोसेस, एंड लास्ट में हम बात करेंगे साइक्लिक प्रोसेस की। ओके, आप सभी को आइसो का मतलब क्या होता है, सेम होता है, वेरी गुड। इसका मतलब है सेम होगा कोई चीज, क्या होगा, थर्मल मतलब क्या होता है,
हीट हीट। इसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट हो उसको हम लोग क्या कह देंगे, आइसोथर्मल कह देंगे। अब देखिए आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। सेम। बारीक का मतलब क्या होता है, प्रेशर प्रेशर। की यूनिट होती है, यानी कि इसमें क्या सेम होना चाहिए, प्रेशर। प्रेशर सेम होना चाहिए। ओके, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। सेम। अब कोरी का मतलब होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम, ठीक है, इसका मतलब होता है वॉल्यूम। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, आइसोक्रोनिक। मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा, पहले मैं वर्ड को समझा रहा हूं ताकि कि आपको जो है समझ। सर आपकी स्क्रीन। सर आपकी वॉइस। आपकी आवाज चली गई। सर आपके तो हो वॉइस जाएगा, हाँ वॉल्यूम नहीं, यहाँ पे ओवरऑल जो ना तो हीट जाएगा ना ही आएगा, यानी कि क्यू की वैल्यू जो है क्या हो जाएगी, यानी कि चेंज इन जो है हीट जो है वो क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। साइक्लिक का मतलब होता है जो इनिशियल पॉइंट पे चला और उसी पॉइंट पे आके पहुंच गया, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, साइक्लिक प्रोसेस कह देते हैं। जैसे आप लोग सुबह के लिए स्कूल गए, हाँ जी बोलिए विनय। सर डायबिटिक प्रोसेस वाला रिपीट करना। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे, चिंता मत कीजिए, बस मैं आपको वर्ड समझा रहा हूँ एक एक बार जो है, ताकि कि अभी जस्ट हम इसके बारे में एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। यस। हमने कहा कि साइक्लिक प्रोसेस किसे कहते हैं, जैसे आप लोगों ने क्या करा कि घर से स्कूल गए, स्कूल से वापस घर आए, ये प्रोसेस आपका क्या हो गया, साइक्लिक हो गया। यानी कि जहां से चले थे वहीं पे वापस आ गए, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कह देंगे, साइक्लिक प्रोसेस कह देंगे। ठीक है, ओके। अब एक एक करके बात करते हैं, फिर इसके हम जो ग्राफ भी बताएंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है कि टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहता है, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर क्या हो, टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाए, बिल्कुल कांस्टेंट हो जाए। हीट इज एक्सटेंड विद सराउंडिंग। अगर मान लो वो आप उस सिस्टम को दे रहे हो, वो क्या कर रहा है, सराउंडिंग में जो है अपना हीट को जो है क्या करते रहता है, यानी कि एक्सचेंज करते हैं, यानी कि जो डोनेट करते रहता है। तो इस प्रोसेस में आपको ध्यान रखना है कि सभी में मोल, यानी कि यहाँ पे एन का मतलब क्या है, मोल, सभी में मोल कांस्टेंट होता है, और टी का मतलब होता है टेम्परेचर। जिसके अंदर क्या हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। यहां पे ध्यान दीजिए कि इसके अंदर जो टोटल एनर्जी चेंज होगा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, ये मिटेगा नहीं क्या, ओके ठीक है। यहां पे क्या होगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा ई, यानी कि चेंज इन एनर्जी जो हो जाएगा वो आपका क्या होगा कि नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब बेसिकली हम लोग जो यहाँ पे, अगर जो आइडियल होगा तब वो जीरो होगा, अगर आइडियल नहीं होगा तो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आइडियल है तब तो ये क्या हो जाएगा, आपका सेम हो जाएगा, यानी कि क्योंकि आइडियल के केस में, आइडियल किसे कहेंगे, जैसे आपको एक एग्जांपल के रूप में बताता हूँ। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि हम गैस को आइडियल मानते हैं। जैसे मैं आपको आइडियल समझाने के लिए एक वर्ड का यूज करता हूं, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि मेरी दोस्ती इतनी गहरी होगी कि समुद्र भी नहीं नाप पाएगा, इतनी ऊंची होगी कि पहाड़ भी उसके सामने फीका पड़ जाएगा, मेरी दोस्ती इतनी मजबूत होगी कि वो पर्वत के जैसा अटल होगा। अब ये सारी क्या है, आइडियल है, रियल में क्या है आप सभी को पता है। हाँ, तो उसी तरीके से यहाँ पे जो आइडियल केस होगा तब तो यहाँ पे चेंज इन एनर्जी जीरो हो जाएगा, इंथैल्पी भी क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। बट रियल केस में ऐसा नहीं होगा, चेंज एनर्जी नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा एच इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस कह देते हैं। ओके, कहोगे कि सर इसका एक एग्जाम्पल बता दीजिए। आप लोग भी कहोगे ना कि सर आइसोथर्मल कहाँ होता है, डेल्टा एच क्या होता है, इंथैल्पी। तो इसका एग्जाम्पल सुनिए। आप लोगों ने कभी रेफ्रिजरेटर देखा है, देखा होगा, अच्छा। हाँ वेरी गुड।
अब वहां पे देखिए क्या होता है कि बाहर का टेम्परेचर अगर जो 40 डिग्री है तो फिर भी फ्रिज का टेम्परेचर हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। अगर जो आप बशर्ते कोई ये नहीं कहेगा कि सर मैं तो हर 5 मिनट में चेंज कर देता हूँ, मेरे घर में जो है चेंज करने वाला है, रात में 22 डिग्री दिन में 0 डिग्री कर देता हूँ, तो अलग बात है। लेकिन जनरली हम लोग जो भी अगर जो पुराने होंगे जिनका 4 साल पहले का फ्रिज होगा, आज वाले जो है उसमें टेम्परेचर फिक्स करने का जो है रहता है। लेकिन पुराने वाले में अगर जो देखिएगा तो जनरली एक बिल्कुल फिक्स रहता था कि फ्रीजर का टेम्परेचर जो है 0 डिग्री के आसपास रहता था, बाकी का जो है करीब करीब जो है 20 डिग्री के आसपास रहता था, 20 से 22 डिग्री। तो वहीं पे मैंने क्या कहा कि आपका जो एग्जाम्पल हो जाएगा रेफ्रिजरेटर हो जाएगा। दूसरा कार्नोट इंजन, ठीक है, कार्नोट इंजन। तो ये दोनों जो अब कहोगे कार्नोट इंजन क्या है, एक साइक्लिक होता है। जब आइडियल केस होता है तो वहां पे आपको हम लोग जब आप आगे की पढ़ाई करोगे, जब वहां पे थर्मोडायनेमिक्स आगे अगर जब आपको मिलेगा तो वहां पे एक कार्नोट इंजन के बारे में आपको बताया जाएगा। तो ये तुम्हें समझ में आ गया कि सर आइसोथर्मल वो प्रोसेस होगा जिसके अंदर क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा और उसका जो है हीट क्या होगा कि बाहर जाएगा, तभी तो कांस्टेंट रहेगा। रेफ्रिजरेटर में आप गर्म खाने को रख देते हो तो ठंडा हो जाता है, क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, आपकी गर्म खाने को ठंडा कर देता है। करता है कि नहीं करता है? अगर वो एनर्जी कहाँ गया, वो एक्सचेंज ही तो किया सराउंडिंग को। अगर जो एक्सचेंज नहीं करता तो आपका फ्रिज ही क्या बन जाता, ओवन बन जाता। तो इसीलिए वो क्या करता है, अपनी एनर्जी को सराउंडिंग में दे देता है। आपने उसके अंदर गर्म जो है फ्रूटी लेके आए और रखे और एकदम जो है वो आइस में जम गया, ताकि कि जो हम लोग करते हैं ना कई बार जो है चिल्ड पियेंगे, फ्रूटी जो है चिल्ड पियेंगे या चिल्ड खाना खाएंगे या आइसक्रीम चिल्ड खाएंगे, जलजीरा चिल्ड पियेंगे। वो क्यों करते हैं, उसकी एनर्जी जो है उसको हमने क्या करा कि बाहर जो है क्या कर दिया, फेंक दिया। तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस कह देते हैं। इसका पीवी का जो ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पे हमने जो है पी रखा, यहाँ पे हाँ जलजीरा। अब अभी मत पीजिएगा नहीं तो बीमार पड़ जाइएगा, बाद में नहीं कहिएगा कि सर हम तो चेक कर रहे थे कि कितना ठंडा था कितना गर्म था। हॉस्पिटल में जो है 4 सुई लगा के आपको फिर से सही किया जाएगा। ओके, यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम का हम ग्राफ बना रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको जब भी इस टाइप के ग्राफ बनाने ना तो पीवी इक्वल टू एनआरटी लिख लेना, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये आर कांस्टेंट है, ये आइडियल गैस कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/v लिख सकता हूँ क्या? यस सर। इसका मतलब है एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। यस सर। तो इसका जो ग्राफ हो जाएगा, अगर आपने प्रेशर को इंक्रीज किया तो वॉल्यूम घटेगा। सिंपल सी बात है ना। अब देखो आपने यहाँ पे कोई कहेगा सर मुझे तो समझ में नहीं आया, मैंने यहाँ पे ले लिया, सपोज कीजिए कितना प्रेशर ले लिया, 2 एटीएम ले लिया, तो यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है। लेकिन कोई कहा कि सर मैंने तो एकदम एक्सट्रीम ले लिया, यानी कि जो है 10 एटीएम ले लिया। अब देखिए वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। तो जितना ज्यादा, वैसे भी आप सोच सकते थे कि आपने जो है पिस्टन को अगर जो देखना दबाओगे और निडिल को निकाल के दबाना, नहीं पता लगे कि निडिल के साथ दबा रहे हो तो निडिल जो है उंगली के आर पार हो जाएगा, ठीक है। अगर जो उस लोहे की निडिल को हटा के उसका जो प्लास्टिक वाला पार्ट है उस पर दबाओगे तो वहां पे देखना कि जैसे ही प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाता है कि जैसे जैसे आपने क्या करा, इसका प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आपका जो है डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे वॉल्यूम कितना था आपका, मैंने मान लिया कि सपोज कीजिए जो है यहाँ पे आपको मैंने मान लिया कि 5 लीटर था और यहाँ पे करीब करीब मैंने मान लिया 1 लीटर। तो जैसे जैसे आपने प्रेशर को इंक्रीज किया तो ये वॉल्यूम जो है आपका क्या होता चले जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इस ग्राफ को जरूर याद रखना, ठीक है। ओके चलिए, अब ये तो सीख लिए कि सर हम आइसोथर्मल क्या होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आइसोबारिक। मैंने बताया कि आइसोबारिक का मतलब क्या हो जाता है कि जिसके अंदर क्या होगा, प्रेशर जो है क्या होगा, कांस्टेंट होगा। उस टाइप के प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस कह देते हैं, ठीक है। ओके,
अब आइसोबारिक का जो अगर मैं बनाऊं तो कैसा ग्राफ बनेगा, यहाँ पे क्या होता है वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। एक लाइन। हाँ, यहाँ पे भी हम लोग एक बार जो है फिर से मैं ग्राफ यहीं भी बना देता हूँ। पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये आइडियल गैस का इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या कांस्टेंट है, पी कांस्टेंट बी। है, एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, ठीक है। ठीक ठीक है। ओके, अगर मैंने कहा कि मैं ना पी वर्सेस वी का बनाना चाह रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं किसके वर्सेस बनाना चाह रहा हूं, पी वर्सेस वी का ग्राफ बनाना चाह रहा हूं। इधर साइड मैंने क्या रखा, प्रेशर, इधर साइड मैंने क्या रखा, वॉल्यूम रखा। अब मुझे बताइए स्ट्रेट लाइन। वॉल्यूम, हाँ यहाँ पे हमने क्या करा कि हमने जो है किसके अनुसार से बना रहे, पी वर्सेस वी के अनुसार से हम जो है इसका ग्राफ बना रहे हैं आइसोबारिक का। वॉल्यूम तो इसका क्या होगा, अगर हमने क्या करा है, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट किसको रखा है, प्रेशर को। प्रेशर को रखा है। अगर जब प्रेशर को कांस्टेंट रखा है तो यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T हो जाएगा, लेकिन हमें तो बनाना है किसके वर्सेस, P वर्सेस V का। इसका मतलब है कि प्रेशर के साथ जो है वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे जो इसका ग्राफ आ जाएगा वो कैसा आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, सॉरी आइसोबार है ना, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। यस सर। क्योंकि हमने यहाँ पे प्रेशर क्या रखा है, कांस्टेंट। देखिए यहाँ पे हमने क्या रखा है, प्रेशर तो कांस्टेंट है। अगर आपने इसको 5 एटीएम ले लिया तो हर जगह क्या है, 5 एटीएम है, लेकिन इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस कह देते हैं, ठीक है। ओके, सर। अब हम बात करते हैं सेकंड प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस की। जब आपके पास क्या हो, आइसोकोरिक हो। आइसोकोरिक में क्या होता है, जिसके पास वॉल्यूम क्या हो, कांस्टेंट हो, इस टाइप के प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं, आपका आइसोकोरिक। एक और बात याद रखिएगा कि आइसोकोरिक में वर्क जो होता है वो जीरो हो जाता है। इस बात को याद रखना, बहुत ज्यादा हम लोग यूज करेंगे। खैर जब मैं वर्क के बारे में बताऊंगा तो इसके बारे में भी बताऊंगा, चिंता मत कीजिए। फिलहाल ये याद रखिए कि जब वर्क यानी कि वॉल्यूम जीरो होगा तो यानी कि वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो माइनस पी डेल भी होता है। चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो जाएगा तो जिस कारण से वर्क जीरो हो जाएगा, यानी कि वहां पे काम ही नहीं हुआ। अगर आइसोकोरिक प्रोसेस दिख जाए तो वहां पे जो है वर्क डन क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। प्रोसेस इन क्लोज सिस्टम इन आइसोकोरिक इन नेचर। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, मैं यहाँ पे पी वर्सेस वी बना रहा हूं, ठीक है। अगर मैंने क्या करा, पी वर्सेस वी बनाया, तो अब हमारे पास क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम। तो इसका मतलब है वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो हमने यहाँ पे प्रेशर तो चेंज हो सकता है, तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कह देंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस कह देंगे, ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस। ओके, अब यहाँ पे हमने ये भी सीख लिया। अब लास्ट बचता है हमारे पास एडियाबेटिक, जहां पे हीट क्या हो, जीरो, यानी कि ना तो हीट अंदर से बाहर जाए ना ही अंदर से बाहर जाए, ठीक है। समझ गए होगे, मैंने कहा ना तो सिस्टम को देंगे ना ही सिस्टम से लेंगे। इस टाइप के प्रोसेस में क्या होगा, हीट तो बाहर आ जा नहीं रहा है। अगर इस टाइप के सिस्टम में हीट बाहर आ जा नहीं रहा है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस कह देते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप लोगों को मैंने कहा कि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आने वाला है, सपोज कीजिए मैंने कहा कि संडे के एग्जाम में आने वाला है, मैंने कहा कि ये बात बताना नहीं, तो हमने आपको बताया, आपने किसी को नहीं बताया, यानी कि सिस्टम के अंदर ही रह गया, क्लास के अंदर ही रह गया। तो इस प्रोसेस को हमने क्या कह दिया, एडियाबेटिक प्रोसेस। वो मुझे पता है आप लोग रखोगे नहीं, लेकिन मैं इतना सा मानता हूं कि आप लोग जो है इतना सिंसियर है, मेरी बात को इतना मानते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि एडियाबेटिक प्रोसेस में, अच्छा एक एक एग्जाम्पल तो मैंने बताया नहीं, इसका बता देता आइसोथर्मल का। ओके, अब यहाँ पे आइसोबारिक का, जिसके अंदर प्रेशर जो है क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। आप अगर जैसे चाय बनाते हो तो वो जो है बॉयल हम करते हैं किसी चीज को, तो अगर वो ढक्कन से ढका हुआ ना होना चाहिए, तो उसका ये क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल, बॉयल ऑफ वाटर। ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। ओके,
इसका आइसोकोरिक का क्या होता है? आप लोगों ने कुकर देखा है? यस सर। कुकर जो होता है इसका जो है Yes, क्या हो sir. जाता है? एग्जाम्पल हो जाता है आइसोकोरिक का। आइडियाबैटिक का होता है प्नीमेटिक टायर्स, जिसके अंदर जो है हीट जो है क्या होता है, बाहर जा नहीं पाता। उस टाइप को हम लोग क्या कह देते हैं? प्नीमेटिक टायर कह देते हैं, जिसके अंदर ना तो सिस्टम से बाहर से एनर्जी जाता है ना ही आता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, थर्मस प्लस, वहां से भी क्या होता है, ना तो एनर्जी बाहर से अंदर जाता है ना ही अंदर से बाहर जाता है। इस टाइप के प्रोसेस को, वहां पे एक बात याद रखना, सीधे सीधे आपसे पूछेगा कि वहां पे Q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए या डेल Q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो 0 हो जानी चाहिए। अगर कहीं डेल Q भी लिखा हुआ रहे तो आप जो है इस प्रकार से समझ जाना। साइक्लिक प्रोसेस की हम किस में लिख दिए थे? अच्छा, दो बार हो गया। ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। एक रह गया साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस किसे कहते हैं? जो जहां से चला था वहीं पे वापस आ जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं? साइक्लिक प्रोसेस कह देते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम जो है इससे आगे बात करेंगे। सर जो आपने अभी बताया ना सर, ये आइसोथर्मल साइक्लिक वाला रिपीट करना। सर ये